दोस्तों, हम पढ़ रहे भारत के भौतिक प्रदेश। और भारत के भौतिक प्रदेश में नंबर 1 पर आता है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था उत्तर के पर्वतीय प्रदेश में दो प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं आती है। एक आती है ट्रांस हिमालय और दूसरा आता है हमारा हिमालय। प्रीवियस वीडियो में हमने ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ा था और ट्रांस हिमालय की 4 प्रमुख श्रेणियों के बारे में हमने पढ़ा था। 4 प्रमुख श्रेणियां हमने काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश पर्वत श्रृंखला, इनको हमने डिटेल से पढ़ा था पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हम हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ेंगे। हिमालय पर्वत श्रृंखला है, हिमालय पर्वत श्रृंखला। हिमालय पर्वत, सबसे पहले हम जानेंगे हिमालय का अर्थ क्या होता है। हिमालय जो शब्द है उसका शब्दार्थ होता है हिम प्लस आलय। हिम प्लस आलय, हिम यानी बर्फ, आलय मतलब घर। तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है बर्फ का घर। ये तो इसका शाब्दिक अर्थ हो गया। हिमालय को और किन किन नामों से जाना जाता है? हिमालय को जाना जाता है पर्वत राज, और दोस्तों हिमालय को जाना जाता है हिमल के नाम से। इन दो प्रमुख उपनाम है हिमालय के। हिमालय को पर्वतराज के नाम से भी जाना जाता है और हिमालय को हिमल नाम से भी जाना जाता है। हिमालय के बारे में हम और बात करें तो हिमालय पर्वत विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। हिमालय पर्वत विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। सबसे ऊंचा पर्वत है हिमालय पर्वत। इसकी लंबाई की अगर अपन बात करें तो ये 2400 किलोमीटर, इसकी लंबाई है 2400 किलोमीटर। इसकी चौड़ाई की अगर अपन बात करें तो इसकी चौड़ाई पश्चिम भाग और पूर्वी भाग दोनों में इसकी चौड़ाई में विविधता पाई जाती है। पश्चिम भाग जिसमें जम्मू कश्मीर आता है वहां पर इसकी चौड़ाई लगभग 400 किलोमीटर तक है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में इसकी चौड़ाई 150 किलोमीटर है। तो चौड़ाई की बात करें अपन तो अरुणाचल प्रदेश या फिर यूं कहे पूर्व में हिमालय की चौड़ाई है 150 किलोमीटर और जम्मू कश्मीर या फिर कहे हम पश्चिम में इसकी चौड़ाई है 400 किलोमीटर। तो ये चौड़ाई इस प्रकार से दी जाती है, पूर्व में 150 किलोमीटर के लगभग है और पश्चिम में 400 किलोमीटर के लगभग है। अरुणाचल प्रदेश में इसकी चौड़ाई 150 किलोमीटर है और जम्मू कश्मीर में इसकी चौड़ाई 400 किलोमीटर है। तो ये हो गई अपनी लंबाई और चौड़ाई की बात। ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई। अगर हम इसकी औसत ऊंचाई की बात करें, औसत ऊंचाई, तो इसकी औसत ऊंचाई है 6000 मीटर। ये 6000 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। तो ये हिमालय की सामान्य जानकारी, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हो गई। इसके बाद जो हिमालय पर्वत है, अगर हम देखें भारत के मानचित्र में तो हिमालय पर्वत किस प्रकार से मिलेगा आपको? पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था, पिछले वाले वीडियो में हमने ट्रांस हिमालय पढ़ा था। तो ट्रांस हिमालय की जो 4 श्रेणियां थी वो इस प्रकार से थी। ये पहली श्रेणी, ये काराकोरम श्रेणी हमने पढ़ी थी। दूसरी श्रेणी हमने लद्दाख श्रेणी पढ़ी थी और तीसरी श्रेणी हमने यहीं पर जास्कर श्रेणी पढ़ी थी और चौथी श्रेणी हमने यहाँ पर कैलाश पर्वत श्रृंखला पढ़ी थी। तो ये कंप्लीट हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। ये जो सारी श्रृंखलाएं हैं, काराकोरम श्रृंखला, लद्दाख श्रृंखला, जास्कर श्रृंखला और कैलाश पर्वत श्रृंखला, ये चारों श्रृंखलाएं ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, हिमालय का हिस्सा नहीं है। अब हमारा हिमालय स्टार्ट होता है यहाँ से, यहाँ से हमारा हिमालय स्टार्ट होता है और इस प्रकार से ये अर्धवर्ताकार रूप में इस प्रकार से अरुणाचल प्रदेश तक जाता है। तो इसके आकार की बात करें तो इसका आकार कैसा है? इसका आकार है धनुषाकार। धनुषाकार, ये दिख रहा है आपको, धनुषाकार आकार है। ये इधर जम्मू कश्मीर में इसकी चौड़ाई ज्यादा है, इधर अरुणाचल प्रदेश में इसकी चौड़ाई कम है। तो इसका आकार धनुष के आकार का है। एक और चीज जो पूछ ली जाती है कि हिमालय का केंद्र
किस ओर है और हिमालय का उभार किस ओर है। तो ये जो जैसे अर्धवर्त बन रहा है, तो अर्धवर्त का केंद्र केंद्र वृत्त के अंदर होता है, ये इस प्रकार से अंदर होता है, और ये बन रहा है अर्धवर्त। तो इसका मतलब केंद्र कहाँ रहेगा, इधर रहेगा। तो केंद्र तो है तिब्बत में, और इसका उभार किधर है, ये भारत की तरफ है। तो दो चीजें आपको ये याद रखनी है, आकार धनुष आकार है, इसका केंद्र तिब्बत की तरफ है, इसका केंद्र तिब्बत की तरफ है, और इसका उभार उभार इसका भारत की तरफ है, ये भारत की ओर, उभार भारत की ओर है और केंद्र इसका तिब्बत की ओर है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच से हमारी सिंधु नदी निकलती है और इस प्रकार से पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। इधर ब्रह्मपुत्र नदी है, जो ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। तो इसका मतलब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो हिमालय है वो कौन सी नदियों से कौन सी नदियों के बीच में फैला हुआ है, तो यहाँ पर ये सिंधु नदी है और यहाँ पर ये ब्रह्मपुत्र नदी है। सिंधु नदी से और ब्रह्मपुत्र नदी तक, ये ब्रह्मपुत्र नदी तक इसका मुख्य विस्तार है। सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक इसका मुख्य विस्तार है। हिमालय पर्वत एक युवा और वलित पर्वत है। हिमालय पर्वत कैसा पर्वत है, युवा और वलित पर्वत। युवा क्यों है, क्योंकि इसका जो निर्माण है, इसका निर्माण हुआ था करीब 50 मिलियन वर्ष पूर्व। 50 मिलियन वर्ष का मतलब होता है 5 करोड़ वर्ष पूर्व, 5 करोड़ वर्ष पूर्व। तो अगर वर्ष में पूछे तो हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था 5 करोड़ वर्ष पूर्व, और यदि मिलियन में पूछे तो हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था 50 मिलियन वर्ष पूर्व। तो इसलिए इसको युवा पर्वत कहा जाता है, क्योंकि बाकी जो पर्वत है ये बहुत टाइम पहले के है, जबकि ये नवीन पर्वत माना जाता है। और वलित तो 33 सागर के वलित होकर ऊपर उठने से इस पर्वत का निर्माण हुआ था, इसलिए इसको वलित पर्वत भी माना जाता है। तो हिमालय पर्वत को युवा और वलित पर्वत माना जाता है। इसका निर्माण 50 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था, यानी 5 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। अब इधर हिमालय पर्वत सिर्फ यहाँ तक ही सीमित नहीं है, ये मुख्य हिमालय हो गया। हिमालय की जो कुछ श्रेणियां है इधर पाकिस्तान में भी आई हुई है। तो पाकिस्तान में इसकी 2 प्रमुख श्रेणियां है। हिमालय पर्वत का अवशेष उनको माना जाता है, पाकिस्तान की 2 प्रमुख श्रेणियों को हिमालय पर्वत का अवशेष माना जाता है। पहली जो श्रेणी है वह है सुलेमान, ये सुलेमान श्रेणी, और दूसरी जो श्रेणी है वह है किर्थर श्रेणी। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पाकिस्तान के कौन से पर्वत हिमालय पर्वत का हिस्सा है, तो पाकिस्तान के 2 पर्वत है जो हमें हिमालय पर्वत का हिस्सा है, एक सुलेमान श्रेणी है और एक किर्थर श्रेणी है। तो ये तो हो गई पश्चिम की बात। पश्चिम में इस प्रकार से वलित होकर नीचे आ गई और ये 2 प्रमुख श्रेणियां बनी जो अभी पाकिस्तान में है। इधर अगर पूर्व की बात करें हम, तो यहाँ पर ये छोटी छोटी पहाड़ियों में विभाजित हो जाता है। एक पहाड़ी यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में मिलेगी आपको, एक नागालैंड में मिलेगी आपको, ये एक मणिपुर में मिलेगी आपको, एक मिजोरम में मिलेगी आपको। अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में, मणिपुर में और मिजोरम में, ये 4 प्रमुख पूर्वोत्तर की जो श्रेणियां है ये भी हिमालय पर्वत का हिस्सा है। और साथ ही साथ एक श्रेणी यहाँ पर भी है इधर पीछे, इसको भी हिमालय पर्वत का हिस्सा माना जाता है जो म्यांमार में है। तो ये जो पर्वत श्रृंखला है इसका नाम है अराकान योमा पर्वत श्रृंखला। तो ये अराकान योमा पर्वत श्रृंखला म्यांमार में है और ये भी हिमालय पर्वत का ही अवशेष है, हिमालय पर्वत का हिस्सा है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि हिमालय पर्वत की कौन सी पर्वत श्रृंखला म्यांमार में स्थित है, तो ये म्यांमार में अराकान योमा है जो हिमालय पर्वत का हिस्सा है। और इधर अगर हम देखते हैं तो इधर ये जो पूर्वोत्तर की 4 पहाड़ियां है ये भी हिमालय पर्वत का हिस्सा है। 4 पहाड़ियों में जो ये है पहली पटकोई हिल्स दोस्तों,
भारत की प्रमुख पहाड़ियां और पर्वत का एक वीडियो हम पहले बना चुके हैं, जिसमें ट्रिक के माध्यम से करीब 50 के लगभग पहाड़ियां हमने याद करवाई है। उस वीडियो को आप जरूर देखना। उस वीडियो को आप देखोगे तो एक बार अगर आप वीडियो देख लोगे तो इसका मतलब ये सारी पहाड़ियां आपको कंप्लीट याद हो जाएगी, हमेशा के लिए याद हो जाएगी। वो ट्रिक्स वाला वीडियो है। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर ट्रिक्स और बेसिक दोनों चीजें चलती है। अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं। ट्रिक्स वाले वीडियो बहुत सारे हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं। भारत का बांध है, भारत की नदियों का उद्गम है, भारत के लोक नृत्य है, भारत के प्रमुख दर्रे है। तो इस प्रकार से बहुत सारे वीडियो ट्रिक्स वाले पड़े हुए हैं। तो जो चीजें याद करवाने की होती है उनको ट्रिक्स के माध्यम से हम याद करवाते हैं, और जो चीजें समझने की होती है उनको फिर समझना ही पड़ता है। तो ज्योग्राफी में दोनों चीजें साथ साथ चलती है। बहुत सारी चीजें हैं जो याद करने की होती है, रटने की होती है, उसमें समझने की कोई चीजें नहीं होती, तो उनको हमने याद करवाया है। और जो चीजें समझने की है उनको हम समझा रहे हैं। तो दोस्तों, पहाड़ियों से संबंधित जो वीडियो है उसको देखना। अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारी और भी पहाड़ियां है। अबोरिल से डपला पहाड़ी है, बूम पहाड़ियां है। तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारी पहाड़ियां है। वो सारी पहाड़ियां हमने उसमें याद करवाई है। अरुणाचल प्रदेश के अलावा भारत में जहां जहां भी जो पहाड़ियां हैं वो सारी पहाड़ियां उस वीडियो में हमने याद करवाई है। तो आप उसको जरूर देखना। आप उस वीडियो को देखोगे तो ये बाकी चीजें आपको आराम से समझ में आने लग जाएगी। तो ये पटको हिल्स है, ये इधर प्रकार से ये यहाँ पर पटको हिल्स है। फिर इसके बाद ये नागा हिल्स है, ये वाली ये नागा हिल्स है, ये नागा हिल्स। फिर इसके बाद ये मणिपुरी हिल्स पहाड़ियां हैं, इनको कहते हैं मणिपुरी पहाड़ियां। मणिपुरी पहाड़ियां, तो मणिपुर में जो पहाड़ियां हैं इनको मणिपुरी पहाड़ियां कहते हैं। फिर इसके बाद मिजोरम में, मिजोरम की जो पहाड़ियां हैं उनको मिजो हिल्स भी कहते हैं, और इनको हम लुसाई पहाड़ियां भी कहते हैं। लुसाई पहाड़ियां। तो ये जो पूर्वोत्तर की पहाड़ियां हैं, नागा हिल्स, मणिपुरी हिल्स, मिजो हिल्स या लुसाई हिल्स और पटको हिल्स, ये भी हिमालय का ही हिस्सा है। तो ये पूर्वोत्तर की पहाड़ियां हैं। तो इस प्रकार से हिमालय का जो हमारा विस्तार है वो होता है। इधर पाकिस्तान तक हिमालय का विस्तार है, इधर म्यांमार तक हिमालय का विस्तार है। और वैसे तो कहा जाता है कि भारत में जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो द्वीप है वो भी हिमालय का ही विस्तार माना गया है। अब हम देखेंगे कि हिमालय पर्वत विश्व के कितने देशों में फैला हुआ है, कौन कौन से देशों में फैला हुआ है। अगर हम देखें तो अभी अभी हमने देखा है इधर पाकिस्तान में हिमालय पर्वत फैला हुआ है। पाकिस्तान में दो श्रेणियां है हिमालय पर्वत की, एक सुलेमान है और एक किरथर है। तो पहला देश जहां पर हिमालय पर्वत फैला हुआ है वो है पाकिस्तान। फिर ये इधर से तो ये अफगानिस्तान तक इसका हिस्सा आ जाता है। तो पाकिस्तान के बाद दूसरा जो देश है वो है अफगानिस्तान। फिर तीसरे नंबर पर हमारा भारत, तो यही सही, ये है भारत। चौथा देश है जिसमें हिमालय पर्वत फैला हुआ है, ये नेपाल है, नेपाल। पांचवा देश है जहां हिमालय पर्वत फैला हुआ है, ये भूटान है, ये भूटान। छठा देश है जहां पर हिमालय पर्वत फैला हुआ है, अराकान योमा पर्वत श्रृंखला है, ये हिमालय पर्वत का विस्तार है। तो जो छठा देश है वो हो गया अपना म्यांमार। सातवां देश, ये देखो यहाँ नेपाल और भूटान के ऊपर कौन सा देश है, चीन है। तो तिब्बत और चीन में हिमालय पर्वत फैला हुआ है, तो ये सातवां देश हो गया चीन। तो इस प्रकार से टोटल 7 देशों में हिमालय पर्वत का विस्तार है। मुख्य रूप से 7 देशों में हिमालय पर्वत फैला हुआ है। इधर पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ये भारत आ गया, ये चीन आ गया, नेपाल आ गया, भूटान आ गया, और इधर ये म्यांमार आ गया। तो इस प्रकार से 7 देशों में हिमालय पर्वत फैला हुआ है। तो भारत के कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हिमालय पर्वत फैला हुआ है, तो ये टोटल 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैला हुआ है, जिसमें 2 केंद्र शासित प्रदेश अपने ऊपर हो गए। कौन कौन से हो गए, पहला हो गया जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। दूसरा कौन सा हो गया, दूसरा लद्दाख हो गया। तो 2 तो आ गए केंद्र शासित प्रदेश। इसके बाद अगर अपन नीचे चलते हैं तो हिमाचल प्रदेश, ये यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, और ये यहाँ पर उत्तराखंड। तो चौथा
उत्तराखंड, ये उत्तराखंड। अब यहाँ से अगर अपन सीधे चलते हैं तो नेपाल आ जाता है, नेपाल से हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमारा राज्य सिक्किम आ जाता है। तो 5वें नंबर पर, ये 5वें नंबर पर जहाँ पर हिमालय पर्वत फैला हुआ है ये सिक्किम है। ये यहाँ से हिमालय पर्वत इस प्रकार से फैला हुआ है, तो ये कौन सा आ गया, सिक्किम आ गया। फिर इसके बाद सिक्किम के बाद देखो आप, सिक्किम के बाद कौन सा भारतीय राज्य आ रहा है, ये अरुणाचल प्रदेश आ रहा है। तो ये 6ठे नंबर पर क्या आ गया, अरुणाचल प्रदेश। ये 6ठे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश आ गया। 7वें नंबर पर आता है अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड। 8वें नंबर के बाद मणिपुर। 9वें नंबर पर मिजोरम। और ये जो मिजो हिल्स है, जिनको लुसाई हिल्स भी कहते हैं, ये मिजो हिल्स कहाँ तक गई हुई है, नीचे त्रिपुरा में भी गई हुई है। तो ये त्रिपुरा भी इसमें आ जाएगा। इधर मेघालय की जो पहाड़ियां है, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां, तो गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां हिमालय पर्वत का हिस्सा नहीं है, वो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। लेकिन मेघालय में भी ये जो पहाड़ियां है, क्योंकि ये बिल्कुल पूर्वोत्तरीय पहाड़ियां है, और यहाँ पर आता है अपना मेघालय, इधर आ गया त्रिपुरा। तो इस प्रकार से जो ये जो पहाड़ियां आ रही है ना, इसकी कुछ श्रृंखलाएं मेघालय में भी आई हुई है, कुछ त्रिपुरा में भी आ रही है, और ये असम तो बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक है सही। तो ये असम भी इससे टच है, तो इनकी कुछ श्रृंखलाएं कुछ इससे असम में भी आ रहे हैं। तो ये जो पूर्वोत्तर के राज्य है, इन पूर्वोत्तर के सारे राज्यों में, जितने भी राज्य है पूर्वोत्तर के, इन सारे राज्यों में हिमालय पर्वत फैला हुआ है। तो पूर्वोत्तर के सारे राज्य हम ले लेंगे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। त्रिपुरा के बाद यहाँ पर मेघालय, मेघालय, और मेघालय के बाद यहाँ पर पूरा असम, असम। एक और राज्य बचा जो आपको विशेष रूप से याद रखना है, इधर ये जो पश्चिमी बंगाल है, तो हिमालय की कुछ श्रृंखलाएं पश्चिमी बंगाल में भी फैली हुई है। तो ये आ गया अपना पश्चिमी बंगाल। तो इस प्रकार से भारत के 13 राज्यों में, भारत के 13 राज्यों में हिमालय पर्वत फैला हुआ है। जम्मू कश्मीर, यहाँ से चलते हैं अपन, देखो जम्मू कश्मीर में है, हिमाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, सिक्किम में है, अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश के नीचे आता है नागालैंड, फिर आता है मणिपुर, फिर आता है मिजोरम, मिजोरम ये मिजोरम, फिर ये त्रिपुरा, फिर ये मेघालय, और फिर ये असम, और यहाँ पर ये पश्चिम बंगाल। तो इस प्रकार से 13 भारत के 13 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर हिमालय पर्वत फैला हुआ है। तो 2 चीजें हमें याद रखनी है, कितने देशों में फैला हुआ है, 7 देशों में फैला हुआ है। भारत की कितने राज्यों में फैला हुआ है, 13 राज्यों में फैला हुआ है। अब हम पढ़ेंगे, अब हम देखेंगे हिमालय को किन किन श्रेणियों में बांटा गया है। हिमालय को 3 समानांतर श्रेणियों में विभाजित किया गया है। 3 समानांतर श्रेणियों में हिमालय को बांटा गया है। तो 3 समानांतर श्रेणियां कौन सी है, तो इनको हम अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। पहली जो श्रेणी है, ये पहली श्रेणी है हिमालय पर्वत की, इसको हम कहते हैं महान हिमालय। पहली श्रेणी कौन सी है, महान हिमालय। ये पहला है महान हिमालय। महान हिमालय को और भी कई नामों से जाना जाता है। तो महान हिमालय को विशाल हिमालय भी कहा जाता है, हिमाद्री भी कहा जाता है, आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है। ये हिमालय की सबसे सतत और सबसे ऊंची श्रृंखला है, जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। इसके बाद दूसरी जो श्रृंखला आती है उसको हम कहते हैं मध्य हिमालय। तो जो ये मध्य हिमालय है, ये एक सतत श्रृंखला नहीं है, इसमें निरंतरता नहीं है, खंडित श्रेणी है। इसको हम खंडित श्रेणी भी कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक श्रेणी आ गई, फिर दूसरी श्रेणी यहाँ पर आ गई, तीसरी श्रेणी यहाँ पर आ गई है, तीसरी श्रेणी ये यहाँ पर आ गई, चौथी श्रेणी यहाँ नेपाल में आ गई, और 5वीं श्रेणी भूटान में आ गई। तो ये प्रमुख 5 श्रेणियां लघु हिमालय की है, जिनको हम कहते हैं पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधर श्रेणी, नाग टिब्बा श्रेणी, महाभारत श्रेणी, और जो ये लास्ट है ब्लैक माउंट श्रेणी। तो इस प्रकार से इनको हम 5 मुख्य भागों में बांट सकते हैं, जिनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। और लास्ट में जो श्रेणी आती है जिसको हम कहते हैं शिवालिक श्रेणी, ये शिवालिक श्रेणी।
ये शिवालिक श्रेणी, ये शिवालिक श्रेणी। महान हिमालय जो है, महान हिमालय सबसे ज्यादा ऊंचा, हिमालय का सबसे ज्यादा ऊंचा भाग है, सबसे उत्तर का भाग है, सबसे ज्यादा सममित भाग है, सबसे ज्यादा निरंतरता इसी में है। लघु हिमालय जो है वह खंडित भागों में पाया जाता है, अलग अलग भागों में पाया जाता है। यहाँ की भी कुछ विशेषताएं है जिनको हम पढ़ेंगे। शिवालिक श्रेणी है, ये इसकी सबसे बाह्य श्रेणी है, तो इसको बाह्य हिमालय भी कहते हैं। और जो शिवालिक श्रेणी है ये नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से बनी हुई है। तो हम इन तीन श्रेणियों को एक एक करके अब हम पढ़ेंगे। नंबर 1 श्रेणी है हमारी महान हिमालय। ये महान, तो दोस्तों महान हिमालय के बारे में क्या क्या चीजें याद रखनी है। जैसे हमने हिमालय पढ़ा था, महान हिमालय की लंबाई, सबसे पहले लंबाई, हिमालय की जो लंबाई हमने पढ़ी थी वही लंबाई महान हिमालय की आएगी, यानी 2400 किलोमीटर। दूसरी हिमालय की हमने औसत ऊंचाई पढ़ी थी, तो महान हिमालय की औसत ऊंचाई भी वही आएगी 6000 मीटर। लंबाई भी वही है, ऊंचाई भी वही है, लेकिन इसकी जो चौड़ाई है, वहां पर हमने जो चौड़ाई दी गई थी, तीनों हिमालय की जो चौड़ाई वहां पर दी थी वो तीनों श्रेणियों की मिलाकर थी। और यहाँ पर हम सिंगल अकेली श्रेणी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर चौड़ाई में थोड़ा सा अंतर आ जाएगा, 120 से 190 किलोमीटर। लंबाई वही है 2400 किलोमीटर, ऊंचाई वही, औसत ऊंचाई 6000 मीटर है, चौड़ाई 120 से 190 है। महान हिमालय को हम और किस किस नाम से जानते हैं? इसको हम विशाल हिमालय भी कहते हैं, विशाल हिमालय भी कहते हैं, इसको हम वृहद हिमालय भी कहते हैं, वृहद हिमालय भी कहते हैं, इसको हम हिमाद्री भी कहते हैं, हिमाद्री। हिमाद्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वाला जो भाग है वो अधिकतर हिम से यानी बर्फ से ढका हुआ रहता है, इसलिए इसको हिमाद्री कहते हैं। ये जो श्रृंखला है महान हिमालय, ये हिमालय की सबसे प्राचीन श्रृंखला है। एक चीज है आपको याद रखने की, हिमालय की तीनों श्रृंखलाओं में से सबसे प्राचीन श्रृंखला कौन सी है? ये प्राचीन श्रृंखला कौन सी है? यह है महान हिमालय, महान हिमालय। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक चीज याद रखनी है आपको, अगर वो पूछता है कि हिमालय की श्रृंखलाओं में सबसे पुरानी श्रृंखला कौन सी है, जब तो हमारा आंसर आएगा महान हिमालय या विशाल हिमालय या वृहद हिमालय या हिमाद्री। और यदि उत्तर के पर्वतीय प्रदेश की सबसे प्राचीन या सबसे पुरानी श्रृंखला पूछता है तब आएगा ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय भी वहां आ सकता है, काराकोरम भी आ सकता है, लद्दाख भी आ सकता है, जास्कर भी आ सकता है और कैलाश पर्वत श्रृंखला भी आ सकती है। तो ये चीज आपको वहां पर ध्यान रखनी है। तो ये जो सबसे प्राचीन हिमालय की श्रृंखलाओं में सबसे प्राचीन श्रृंखला है, हिमालय की श्रृंखलाओं में ये सबसे उत्तरी श्रृंखला है, उत्तरी श्रृंखला है। तो इनको समानांतर किस प्रकार से बांटा गया है? उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी सबसे उत्तर की जो श्रृंखला है वो महान हिमालय है। उसके बाद उसके दक्षिण वाली जो श्रृंखला है उसको लघु हिमालय या हिमाचल हिमालय कहते हैं या निम्न हिमालय कहते हैं। और उसके बाद लास्ट में जो अंतिम श्रृंखला है उसके भी दक्षिण में, जिसको हम शिवालिक श्रेणी कहते हैं या बाह्य हिमालय कहते हैं। हिमालय के इस भाग का, महान हिमालय का जो क्रोड है, महान हिमालय का क्रोड कौन से पत्थरों का बना हुआ है? तो ये क्वेश्चन आ जाता है। तो महान हिमालय का जो क्रोड है वो ग्रेनाइट पत्थरों का बना हुआ है। ग्रेनाइट के साथ साथ इसमें गेब्रो चट्टाने भी है, गेब्रो चट्टाने भी है। तो ग्रेनाइट और गेब्रो, क्रोड मतलब आंतरिक भाग, हिमालय का आंतरिक जो भाग है वह ग्रेनाइट और गेब्रो का बना हुआ है। जबकि हिमालय का जो डलवा भाग है या पार्श्व भाग है और साथ ही साथ जो ऊपरी भाग है वह अवसादी चट्टानों से बना हुआ है, अवसादी चट्टानों से बना हुआ है। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है कि हिमालय का जो क्रोड है वो ग्रेनाइट का बना हुआ है, क्रोड आता है तो ग्रेनाइट और गेब्रो। और यदि उसका पार्श्व आता है या ऊपरी तल आता है या डलवा भाग आता है तो ये सब के सब किससे बने हुए हैं? अवसादी चट्टानों से बने हुए हैं। तो एक चीज आपको याद रखनी है। इसके बाद दोस्तों हिमालय पर्वत में बहुत सारे ग्लेशियर है,
जो प्रमुख ग्लेशियर है वो गंगोत्री और यमुनोत्री। गंगोत्री जो ग्लेशियर है, गंगोत्री हिमनद जिसको हम कहते हैं, वहां से हमारी गंगा नदी निकलती है। यमुनोत्री हिमनद जो हिमालय की इसी श्रेणी में बंदरकुच पहाड़ी है वहां से निकलती है। तो जो यमुनोत्री हिमनद है और गंगोत्री हिमनद है ये महान हिमालय में ही है। इसके अलावा बद्रीनाथ और केदारनाथ, भारत के जो दो बड़े धाम है बद्रीनाथ और केदारनाथ, तो बद्रीनाथ और केदारनाथ दोनों ही बड़े धाम महान हिमालय में है, बहुत ज्यादा ऊंचाई पे है। तो बद्रीनाथ और केदारनाथ। तो दोस्तों ये सामान्य जानकारी थी महान हिमालय की, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम महान हिमालय की प्रमुख पर्वत चोटियों के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों हिमालय पर्वत की जितनी भी ऊंची चोटियां हैं उनमें से अधिकतर जो ऊंची चोटियां हैं वो सारी की सारी ऊंची चोटियां इस महान हिमालय में पाई जाती है। महान हिमालय की 9 प्रमुख सर्वोच्च चोटियों को हम यहाँ पर देखेंगे, 9 चोटियों को हम यहाँ पर देखेंगे जो महान हिमालय में पाई जाती है। और ये हिमालय पर्वत की 9 की 9 ही सबसे ऊंची पर्वत चोटियां, सर्वोच्च पर्वत चोटियां हैं जिनको हमें यहाँ पर देखना है और साथ ही साथ इनको हमें याद भी रखना है। अब यहाँ पर 2 तरह से हम इनको याद रखेंगे। एक तो इनका क्रम हमें याद रखना है। क्रम कैसे रखना है? पश्चिम से पूर्व, एक ही सुनता जाता है 4 कोई सी भी पर्वत चोटियां दे देता है वह और कहता है कि इनमें से पश्चिम से पूर्व की ओर कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सी जो पर्वत चोटियां है वो पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमशः है। तो एक क्वेश्चन तो ये आ जाता है अपने। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि पश्चिम से पूर्व की ओर महान हिमालय की जो 9 सबसे बड़ी पर्वत चोटियां हैं वो कौन कौन सी है। तो हम चलते हैं जम्मू कश्मीर से, यहाँ से चलते हैं हम। पहली पर्वत चोटी ये यहाँ पर है। अब हमें पता है ये वाला जो हिस्सा है ये पाकिस्तान के कब्जे में है। पिछले वाली वीडियो में हम देख चुके हैं कि ये वाला जो हिस्सा है वो पाकिस्तान के कब्जे में है। हम इसको अपना हिस्सा मानते हैं। ये लद्दाख की, इसको हम लद्दाख कंडीशन करते हैं कि हमारा लद्दाख का हिस्सा है, जबकि पाकिस्तान इसको गिलगित बाल्टिस्तान का हिस्सा मानता है। तो ये जो पर्वत चोटी है वो गिलगित बाल्टिस्तान के पास ही है और पाकिस्तान के प्रशासन में ही है। जैसे हमने K2 पढ़ी थी, तो K2 जो है वो काराकोरम श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी थी, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी भी थी। लेकिन वो किसमें थी? पहली चीज हिमालय की नहीं थी, ट्रांस हिमालय की थी। दूसरी चीज वो भारत के प्रशासित क्षेत्र में नहीं थी, पाकिस्तान द्वारा प्रशासित क्षेत्र में थी। तो ऐसे ही ये वाली जो पर्वत चोटी है ये भी पाकिस्तान द्वारा प्रशासित क्षेत्र में है। तो यहां से हम चलेंगे, याद कैसे रखना है आपको। तो हिमालय की जो 9 पर्वत चोटियां हैं अगर इनको हम क्रम से लेते हैं तो सबसे पहले एक चोटी है पाकिस्तान द्वारा प्रशासित क्षेत्र में। तो पाकिस्तान के द्वारा प्रशासित क्षेत्र में एक ही है केवल, और जो एक है वो भी नंगी है। एक है वो भी, एक ही पर्वत चोटी है वो भी नंगी है। तो नंगी मतलब नंगा पर्वत, ये नंगा पर्वत। फिर 2 पर्वत चोटियां में मिलेगी उत्तराखंड के नाके पर, उत्तराखंड का नाका। 2 कहाँ है? उत्तराखंड के नाका पर। नाका मतलब जहां से प्रवेश करते हैं उसको नाका कहते हैं। तो उत्तराखंड के नाका पर 2 पर्वत चोटियां हैं। तो यहाँ पर नाका का मतलब क्या है? उत्तराखंड के नाका पर 2, नाका का मतलब है ये नाका। तो यहाँ पर ना से बनती है नंदा देवी, ना से क्या बनती है? नंदा देवी, ये नंदा देवी। और कैसे बनती है? कामेट। उत्तराखंड के नाके पर 2 पर्वत चोटियां में मिली, नाके पर याद रखना है आपको। तो न से नंदा देवी और कैसे कामेट। फिर हमें 4 पर्वत चोटियां मिली नेपाल पर। कहाँ मिली? ये नेपाल, ये जो नेपाल है यहाँ पर 4 पर्वत चोटियां मिली। ये 4 नेपाल पर मिली, 4 और चारों ही 4 धाम के बराबर है। किसके बराबर है? 4 धाम के बराबर है। ये 4 धाम, ये 4 धाम। तो उत्तराखंड के नाके पर 2, जम्मू कश्मीर में 1 है वो भी नंगी है, यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 1 है, लद्दाख में 1 है वो भी नंगी है। तो नंगा पर्वत। उत्तराखंड में कितनी है?
उत्तराखंड में कहाँ पर है? उत्तराखंड के नाके पर दो है, नाके से न से नंदा देवी और क से कामेट। फिर नेपाल में 4 है और 4 ही 4 धाम के बराबर है। तो 4 धाम से मतलब देखो यहाँ पर 4 पर्वत चोटियां हम कंडीशन करेंगे 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ से क्रमशः हमें चलना है। सबसे पहले नेपाल में जो सबसे पहले आएगी, देखो यहाँ पर नाका का मतलब ये है कि पहले नंदा देवी आती है फिर कामेट आती है उत्तराखंड में। तो यहाँ पर ये क्रम में याद रखना है, मेन उद्देश्य क्या है हमारा? क्रम याद रखना। तो नाके का मतलब पहले नंदा देवी आएगी फिर कामेट आएगी। तो इनके बारे में कुछ और भी चीजें में देखनी है। तो यहाँ से नेपाल से 4 पर्वत चोटियां हम लेंगे। तो कहाँ से? धाम, ये धाम DH, इसका मतलब ये धौलागिरी, धौलागिरी। DH से क्या बनेगा? धौलागिरी। फिर यहाँ पर A आता है, ये लास्ट का ये तो माउंट एवरेस्ट है। और जो पहला A है ये है अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा। फिर सेकंड A है वो माउंट एवरेस्ट। तो एवरेस्ट भी ऐसे ही बना है, तो ये माउंट एवरेस्ट। और लास्ट में M है, M से म और म से मकालू, ये मकालू। तो ये नेपाल की 4 पर्वत चोटियां, आपको क्रम आपको याद रखना है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नेपाल से संबंधित भी आ सकता है कि नेपाल की प्रमुख हिमालय की 4 प्रमुख चोटियों का क्रम क्या है? तो ये क्रम है धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट और मकालू। तो यहाँ पर नेपाल की 4 पर्वत चोटियां 4 धाम के बराबर है। तो ये धाम आपको याद रखना है, DH से धौलागिरी, फिर A से अन्नपूर्णा, फिर A से माउंट एवरेस्ट और M से मकालू। यहाँ पर बच्चे अपने पास सिक्किम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पता होगा ही सही। कौन सी है सिक्किम में? सिक्किम में कंचनजुंगा पर्वत श्रेणी। ये छठी, ये अपने 8वें नंबर की आ गई कंचनजंगा और 90वें नंबर पर आ गई नामचा बरुआ, नामचा बरुआ। तो ये 90वें नंबर पे लास्ट है। और लास्ट को तो वैसे भी नाम ऐसे रखते हैं, जो बच्चे लास्ट में पैदा होते हैं उनका नाम भी ऐसे रखते हैं। तो ये लास्ट वाली है, अंतिम है, इसलिए इसका नाम भी बरुआ है। और अगर हम इसको हाइट के हिसाब से भी देखें, इन 9 पर्वत चोटियों में हाइट के हिसाब से भी देखें तो सबसे कम हाइट की यही है। तो इसका नाम इसीलिए बुरा है, सबसे हाइट भी सबसे कम है और क्रम में भी सबसे लास्ट में आ रही है और नाम भी इसका बरुआ है। तो ये नामचा बरुआ कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये लास्ट वाली आ गई नामचा बरुआ। अब ये क्रम में याद रह गया, क्रम आपको याद रखना है, इसी प्रकार से रखना है। नंगा पर्वत है, वैसे ही जम्मू कश्मीर में इसको माना जाता था, भारत में माना जाता है, लेकिन अब ये लद्दाख क्षेत्र में आ गया तो लद्दाख क्षेत्र में माना जाएगा। लेकिन ये पाकिस्तान के कब्जे में है और पाकिस्तान के क्षेत्र में ये पाकिस्तान द्वारा प्रशासित है नंगा पर्वत। फिर उसके बाद उत्तराखंड के नाके पर 2 मिलेगी आपको। नाके का मतलब N से नंदा देवी और K से कामेट। फिर नेपाल में आपको 4 धाम मिलेंगे। धाम में DH से धौलागिरी, एक A से अन्नपूर्णा, दूसरे A से एवरेस्ट और M से मकालू। इसके बाद सिक्किम में कंचनजुंगा है और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरुआ है। अब इनमें से हम कुछ क्वेश्चन है जो इन पर्वत चोटियों में से और बनते हैं। ये तो हो गया इनका क्रम। इसके बाद नंगा पर्वत जो है इसको कीलर पहाड़ के नाम से जाना जाता है। तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि हिमालय की कौन सी पर्वत चोटी को कीलर पहाड़ के नाम से जाना जाता है? तो ये नंगा पर्वत आएगा। इसको कीलर पहाड़ के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा पर्वतारोहियों की मृत्यु अगर हुई है तो इस कीलर पहाड़ पर यानी नंगा पर्वत पर चढ़ने से हुई है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से अपना बनता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ से बनता है कि उत्तराखंड की जो अधिकतर आधार रहता है सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? पर्वत चोटी। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ आता है हमारा उत्तराखंड की सर्वोच्च पर्वत चोटी, तो ये है नंदा देवी। उत्तराखंड में 2 पर्वत चोटी है, नंदा देवी और कामेट, जिसमें सबसे ऊंची पर्वत चोटी नंदा देवी। तो उत्तराखंड की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। हम
हिमालय का इस प्रकार से प्रादेशिक विभाजन भी पढ़ेंगे, जिसमें जो उत्तराखंड है वो कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कुमायूं हिमालय या गढ़वाल हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो ये भी नंदा देवी ही आएगी, क्योंकि कुमायूं हिमालय है जो उत्तराखंड में फैला हुआ है। तो प्रादेशिक विभाजन हम पढ़ेंगे तो वहां पर भी ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी। इसके बाद जो हमारी धौलागिरी है, धौलागिरी पर्वत चोटी, इसके बारे में भी एक क्वेश्चन आ जाता है कि इसका उपनाम क्या है और किस नाम से इसको जाना जाता है। इसको व्हाइट माउंटेन के नाम से जाना जाता है। तो एक चीज आपको ये याद रखनी है, धौलागिरी को किस नाम से जाना जाता है, व्हाइट माउंटेन। तो ये धौलागिरी है जिसको व्हाइट माउंटेन के नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है अपने। इसके बाद माउंट एवरेस्ट से हमारे क्वेश्चन बनते हैं, माउंट एवरेस्ट से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। माउंट एवरेस्ट विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी है, विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी है, 8,848 मीटर है। इनको हम क्रम से और पढ़ेंगे, अभी ऊंचाई के क्रम में पढ़ेंगे तब आपको इनकी ऊंचाई लिखवा दी जाएगी। तो 8,848 मीटर इसकी चोटी है, इसकी ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट की। तो ये विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। इसको नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है, सागर माथा के नाम से जाना जाता है। इसको तिब्बत में चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। और इसी को चीन में कोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। तो ये तिब्बत और चीन के जो नाम है वो सेम है, फर्क सिर्फ इतना है कि चीन वाले जो च है उसको क रूप में पढ़ते हैं, च को का पढ़ते हैं। तो तिब्बत में चोमोलुंगमा इसको कहते हैं और चीन में कोमोलुंगमा इसको कहते हैं और नेपाल में इसको सागर माता के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद हम इनको हाइट के क्रम में भी पूछेंगे, क्योंकि वहां पर दो तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं। एक तो पश्चिम से पूर्व की ओर का क्वेश्चन आ जाता है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर इस प्रकार से ये हो गई है। इसकी थोड़ी बहुत ट्रिक जो है, वैसे कोई ज्यादा स्पेशल ट्रिक्स नहीं है, स्पेशल ट्रिक्स हमारी ट्रिक्स वाली जो वीडियो है उनमें बताई जाती है। तो यहाँ पर ये केवल काम चलाओ, इस टाइप की ट्रिक्स मैं बहुत कम बताता हूँ। तो ये काम चलाओ है, आप याद कर लेना, इनको ये याद करनी पड़ेगी। जबकि जो ट्रिक्स वाला जो कंप्लीट वीडियो होता है उसमें आपको याद करना नहीं पड़ता, वो अपने आप याद हो जाती है, वो एक दूसरा स्पेशल तरीका है। तो जैसे हमारी जो दूसरे वीडियो अगर आप देखोगे, जय भारत के प्रमुख बांध वाले देखोगे, नदियों वाले देखोगे, नदियों के किनारे बसे नगर देखोगे, राष्ट्रीय अभ्यारण्य वाले देखोगे, बहुत सारी वीडियो हमारे ट्रिक्स वाले वीडियो बने हुए हैं, ऑलरेडी बने हुए हैं, आप उनको एक बार जरूर देखना। तो वो सारी चीजें आपको कंप्लीट एक बार में याद हो जाएगी। यहाँ हमारा जो मेन उद्देश्य है वो आपको याद करवाना नहीं है, यहाँ पर आपको समझाना है। तो यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक्स मैंने आपको दे दी है। इसके बाद हम इसको हाइट के हिसाब से, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके बाद हम हाइट के हिसाब से इन पर्वत चोटियों को डिवाइड करेंगे। तो हाइट के हिसाब से देखिए तो वहां भी एक छोटी सी ट्रिक्स है जो आपको याद करनी पड़ेगी, तो उसको आपको याद कर लेना। दो पर्वत चोटियां जो हिमालय की है वो तो आप सबको पता है। पहली पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट और इसकी लंबाई है 8,848 मीटर। और जैसा कि भूवैज्ञानिक कह रहे हैं कि जो हिमालय पर्वत की जो ऊंचाई वो धीरे धीरे बढ़ रही है और माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो भी लगभग 2 मीटर के लगभग बढ़ गई है और 8,848 से 8,850 हो गई है। तो अगर मान लो 8,848 नहीं मिलता है और 8,850 आपको ऑप्शन में मिल जाता है तो आप 8,850 लगा देना। तो ये माउंट एवरेस्ट ये सबसे ऊंची चोटी। दूसरी हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा
जुंगा, ये भी सबको पता होगा। ये 8,598 मीटर है, ये 8,598 मीटर है। 8,600 में केवल 2 ही कम है। तो कंचनजंगा के बारे में देखो दोस्तों, क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है। कंचनजंगा कहाँ पर है? ये सिक्किम में है। इसका मतलब अगर यहाँ पर क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, यदि क्वेश्चन आता है कि भारत द्वारा प्रशासित क्षेत्र की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? भारत द्वारा प्रशासित क्षेत्र की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तब हमारे पास आंसर होगा कंचनजंगा। तो यहां पर थोड़ा ध्यान से समझना है आपको। भारत द्वारा प्रशासित क्षेत्र की सर्वोच्च पर्वत चोटी कंचनजंगा, जबकि भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी ये है K2, गॉडविन ऑस्टिन। इसका पूरा नाम क्या है? गॉडविन ऑस्टिन। तो भारत की सबसे सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? K2, गॉडविन ऑस्टिन। लेकिन ये किसके कब्जे में है? पाकिस्तान के कब्जे में है। और दूसरी चीज ये हिमालय की भी नहीं है। अगर तीसरा क्वेश्चन आ जाता है कि हिमालय पर्वत की भारत में सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तीसरा क्वेश्चन, अंतर इसको समझना। ये केवल हिमालय पर्वत की बोल रहा है कि हिमालय पर्वत की भारत में सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है। हिमालय पर्वत की बोल रहा है। हिमालय पर्वत की भले पाक अधिकृत हो या भारत प्रशासित हो, इससे कोई लेना देना नहीं है इसको। ये पूछ रहा है हिमालय पर्वत की भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो हमें पता है कि हिमालय की 2 सर्वोच्च पर्वत चोटियां हैं, जिसमें दूसरे नंबर पर जो पर्वत चोटी आती है वो कंचनजंगा आती है। पहले नंबर की माउंट एवरेस्ट आती है, दूसरे नंबर की कंचनजंगा आती है। और ये जो कंचनजंगा है ये भारत के सिक्किम राज्य में है। इसलिए हिमालय पर्वत की भारत में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? कंचनजंगा है। तो ये तीनों क्वेश्चनों में थोड़ा अंतर है, डिफरेंट है, जो आपको समझना है। ये भारत द्वारा प्रशासित क्षेत्र की सर्वोच्च पर्वत चोटी है तो भी कंचनजंगा, और हिमालय पर्वत की भारत में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी है तो भी कंचनजंगा। और भारत शब्द नहीं आता है, केवल आता है हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तब आएगा माउंट एवरेस्ट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ा था पर्वत चोटियों को पश्चिम से पूर्व की ओर डिवाइड किया था। तब मैंने कहा था आपसे कि जो नामचा बरुआ पर्वत श्रृंखला है, कौन सी? नामचा बरुआ, नाम ही बरुआ है इसका। तो ये क्रम के हिसाब से भी सबके लास्ट में आती है और हाइट के हिसाब से भी सबसे लास्ट में आती है। तो ये लास्ट में आ जाएगी ये। अब ट्रिक्स से हमें कितनी याद करनी है? 9 में से 3 तो हो गई, केवल 6 है जो हमें याद करनी है। तो इसके लिए आप एक छोटी सी लाइन याद कर लेना, जो बाकी बची 2 सबको याद है, माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा। लास्ट में 9वीं सबको याद है, आपको याद हो गई है कि सबसे छोटी 9 में से सबसे छोटी कौन सी है? नामचा बरुआ है। अब इसके बाद जो बची उसको हम एक वाक्य में याद करेंगे। एक लाइन आपको याद करनी है, मक्का धो के नानी, ये नानी है ना जो अंग्रेजी में लिखनी है, मक्का धो के नानी चली गई काम पे। कहाँ चली गई? काम पर। मक्का धो के नानी चली गई काम पर। तो ये हिमालय की पर्वत चोटियों का क्रम हाइट के हिसाब से है। ये 2 हमारी ये हो गई। 2 के बाद 6 और हमें याद करनी है, 9वीं हमें पहले से याद है। तो ये 6 पर्वत चोटियां हैं, माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा के बाद 6 पर्वत चोटियां हैं, जिनको याद करने के लिए आपको एक लाइन याद करनी है, मक्का धो के नानी, मक्का को धो के रख गई ताकि आते ही शाम को खाना बनाएगी। तो मक्का को धो के नानी कहाँ चली गई? काम पे चली गई। तो ये मक्का से है मकालू, मक्का से क्या आएगा? मकालू। तो तीसरे नंबर की जो पर्वत चोटी है वो मकालू है। अब ये मकालू कहाँ पर है? मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बता ही दिया था। धो से धौलागिरी, ये धौलागिरी, ये धौलागिरी। तो मक्का धो के,
अब यहाँ के को साइलेंट कर दो, मक्का दो के नानी। अब नानी में यहाँ पर आई को साइलेंट रखना है आपको, ये आई को साइलेंट, एन ए एन। अब यहाँ पर एन ए एन में सबसे पहला एन आता है, ये जम्मू कश्मीर वाला जो हमने पढ़ा था, नंगा पर्वत, ये नंगा पर्वत। फिर ए में दो ए थे अपने पास, एक ए तो एवरेस्ट का ऊपर चला गया, एक ए बचा, कौन सा ए बचा, अन्नपूर्णा। ये अन्नपूर्णा छठे नंबर की कौन सी आ जाएगी, अन्नपूर्णा आ जाएगी। और फिर एन और बचा, तो दो एन है अपने पास, एक नंगा पर्वत और एक नंदा देवी, ये नंदा देवी। 8वें नंबर की है काम से कामेट। तो इस प्रकार से ये हाइट के हिसाब से 9 पर्वत चोटियां आपकी हो गई है। सबसे हाइट सबसे ऊंची, उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, उससे कम, फिर लास्ट में सबसे कम। तो अगर आपको वैसे हाइट केवल ये 2 जो पर्वत चोटियां है इन्हीं की हाइट पूछी जाती है, और इसके अलावा K2 की पूछ ली जाती है, जो K2 की पिछले वीडियो में मैंने लिखवाई दी थी आपको। इनकी ऐसे पूछी नहीं जाती है, फिर भी अगर आप लिखना चाहो तो मैं आपको लिखा देता हूँ, ये लिख लो आप। 2 में पहले से पता है एवरेस्ट और कंचनजंगा, और 9 में पहले से पता है नामचा बरुआ, और ये इनकी ऊंचाइयां हो गई, इनकी हाइट हो गई। तो ये हमारा विशाल हिमालय था। तो विशाल हिमालय में आपको ये चीजें याद रखनी है। इसके बाद हम लेते हैं मध्य हिमालय को। हिमालय की दूसरी जो श्रेणी है वह है लघु हिमालय, इसको हम मध्य हिमालय भी कहते हैं, मध्य हिमालय। इसको हम हिमाचल हिमालय भी कहते हैं, हिमाचल हिमालय, ये हिमाचल हिमालय। और इसको हम निम्न हिमालय भी कहते हैं, निम्न हिमालय। तो ये हिमालय की जो मध्य वाली भाग है जिसको हम लघु हिमालय कहते हैं, मध्य हिमालय कहते हैं, हिमाचल हिमालय कहते हैं और निम्न हिमालय कहते हैं, ये इसके प्रमुख नाम है। इसकी विशेषता क्या है, ये खंडित रूप में पाई जाती है। कैसे पाई जाती है, खंडित रूप में पाई जाती है। और ये जो श्रेणी है ये हमारी सिंधु नदी से भूटान तक ही पाई जाती है, सिंधु नदी से भूटान तक ये श्रेणी है। उसके बाद भी जारी है, लेकिन उसके बाद जो महान हिमालय है उसमें इस प्रकार से मिल जाती है, महान हिमालय की श्रेणियां और मध्य हिमालय की श्रेणियां दोनों आपस में इस प्रकार से मिल जाती है कि उनको अलग कर पाना या अलग पहचान पाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो लघु हिमालय है इसको हम सिंधु नदी से भूटान तक ही कंडीशन करते हैं, यानी जम्मू कश्मीर से लेकर भूटान तक ही इसको हम पहचान पाते हैं। चौड़ाई की अगर बात करें अपन तो लघु हिमालय की जो चौड़ाई है वो औसतन 50 किलोमीटर की चौड़ाई है, और अगर हाइट की बात करें अपन 3700 से 4500 किलोमीटर की हाइट है। तो इसकी चौड़ाई हो गई, ये इसके हाइट हो गई। अब दोस्तों लघु हिमालय में कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां आती है ये चीज हमें देखना जरूरी है, इसको समझना जरूरी है कि लघु हिमालय में कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां आती है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो लघु हिमालय की जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लंबी श्रृंखला है उसका नाम है पीर पंजाल श्रेणी, उसका नाम है पीर पंजाल श्रेणी। ये है हमारी पीर पंजाल श्रेणी, ये सबसे लंबी श्रृंखला है, और ये जम्मू कश्मीर से होते हुए यहाँ पर हिमाचल प्रदेश तक फैली हुई है, जम्मू कश्मीर से हिमाचल प्रदेश तक ये फैली हुई है, जिसका नाम है पीर पंजाल श्रेणी। तो पहली जो श्रेणी है लघु हिमालय की वह है पीर पंजाल। इस पीर पंजाल श्रेणी में ही पीर पंजाल दर्रा भी है, और इस पीर पंजाल श्रेणी में बनिहाल दर्रा भी है। भारत के जितने भी दर्रे हैं, हिमालय के दर्रे, साथ ही साउथ के दर्रे, सभी दर्रों का एक वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूं, जिसमें आपको कंप्लीट दर्रे याद करवाए गए, उनकी विशेषताएं भी याद करवाई गई है, किन को किन से जोड़ते ये भी मैंने याद करवाया है। तो आप दर्रे वाला वीडियो जरूर देखना, वो देखने के बाद यहाँ पर इन चीजों को समझना और आसान हो जाएगा। तो पहली है
पीर पंजाल श्रेणी अपनी। दूसरी जो श्रेणी है वह भी इस प्रकार से पीर पंजाल श्रेणी के दक्षिण में है, जिसका नाम है अपना धौलाधर श्रेणी। दूसरी कौन सी है? ये धौलाधर श्रेणी। तो ये जो धौलाधर श्रेणी है ये भी है जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में फैली हुई है। इसके बाद आती है अपने पास उत्तराखंड में फैली हुई है एक श्रेणी, ये वो उत्तराखंड में फैली हुई है और इसको हम कहते हैं नाग टिब्बा श्रेणी। नाग टिब्बा श्रेणी। तो ये तीसरी जो श्रेणी है ये तीसरी श्रेणी है, एक नाग टिब्बा श्रेणी है। फिर इसके बाद एक श्रेणी यहाँ पर आती है चौथे नंबर पर, जिसको हम कहते हैं महाभारत श्रेणी। महाभारत श्रेणी। और पांचवें नंबर की जो श्रेणी आती है यहाँ पर भूटान में आती है और इसको हम कहते हैं पांचवें नंबर की श्रेणी को ब्लैक माउंटेन। ब्लैक माउंटेन, ये ब्लैक माउंटेन। तो इस प्रकार से ये 5 प्रमुख श्रेणियां हैं जो मध्य हिमालय में पाई जाती है। अब इन 5 में से जो ये 2 श्रेणियां हैं ये भारत में नहीं है। महाभारत श्रेणी नेपाल में, पूर्ण रूप से नेपाल में फैली हुई है, और ये ब्लैक माउंटेन जो श्रेणी है ये भूटान में फैली हुई है। भारत में ये 3 श्रेणियां हैं और इन 3 श्रेणियों से संबंधित क्वेश्चन इनमें आ जाते हैं। एक क्वेश्चन तो ये आ जाता है अपना पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पर है, धौलाधर श्रेणी कहाँ पर है। तो ये तो आपको पता लग गया है, पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में फैली हुई है और धौलाधर श्रेणी भी जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में फैली हुई है। उसके बाद यहाँ पर आ जाती है नाग टिब्बा श्रेणी जो उत्तराखंड में फैली हुई है। फिर ये महाभारत श्रेणी कहाँ पर है, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। इन दोनों में सिर्फ इतना याद रखना है कि महाभारत श्रेणी कहाँ पर है, नेपाल में है। यह क्वेश्चन आ जाता है निम्न में से कौन सी श्रेणी है भारत में बिल्कुल भी नहीं है, तो आ जाएगी महाभारत श्रेणी। महाभारत श्रेणी भारत में बिल्कुल भी नहीं है और ये ब्लैक माउंटेन ये भी भारत में नहीं है। पीर पंजाल श्रेणी की सर्वोच्च चोटी हमसे पूछ ली जाती है। पीर पंजाल श्रेणी की सर्वोच्च चोटी, तो ये पीर पंजाल श्रेणी की जो सर्वोच्च चोटी है इसको हम कहते हैं इंद्रासन चोटी। इंद्रासन पर्वत चोटी। तो ये विशेष रूप से आपको याद रखनी है। पीर पंजाल श्रेणी जो मध्य हिमालय है, लघु हिमालय है, इसकी सबसे बड़ी श्रेणी है और इसकी सर्वोच्च चोटी जो है वह इंद्रासन चोटी है। इसके बाद दोस्तों धौलाधर श्रेणी जो है इसकी सर्वोच्च चोटी है हनुमान टिब्बा। हनुमान टिब्बा। तो धौलाधर श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? हनुमान टिब्बा। और नाग टिब्बा श्रेणी की जो सर्वोच्च चोटी है वो नाग टिब्बाई है। वो नाग टिब्बाई है। नाग टिब्बा श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? नाग टिब्बाई है। तो ये 3 पर्वत चोटियां आपको याद रखनी है। पीर पंजाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी इंद्रासन, धौलाधर की है हनुमान टिब्बा और नाग टिब्बा की है नाग टिब्बा। अब एक और क्वेश्चन है जो यहां से बनता है जो आपको याद रखना है वो ये है कि लघु हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है। ये क्वेश्चन आता है कि लघु हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है। तो यहाँ पर जो पर्वत चोटियां दी गई है, पीर पंजाल श्रेणी की सर्वोच्च पर्वत चोटी इंद्रासन है, लेकिन ये इनमें से सबसे ऊंची नहीं है, धौलाधर भी नहीं है। ये नाग टिब्बा की जो नाग टिब्बा जो पर्वत चोटी है ये इन सभी चोटियों में सर्वोच्च चोटी है, नाग टिब्बा। तो ये एक स्पेशल क्वेश्चन आपको याद रखना है। नाग टिब्बा कहाँ है? उत्तराखंड में है और ये पूरे लघु हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है नाग टिब्बा। तो ये हमें याद रखना है। लघु हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? नाग टिब्बा। ये नाग टिब्बा उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में है और इसको नागों का आवास स्थान भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ नाग देवताओं का वास होता है, तो इसको नागों का आवास स्थान भी कहा जाता है। तो ये हमारे लघु हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। तो ये लघु हिमालय में ये चीजें आपको याद रखनी है। तो कौन कौन सी प्रमुख पर्वत चोटियां है? पहली है पीर पंजाल,
जो विशेष रूप से जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में फैली हुई है। फिर दूसरी है धौलाधर, तीसरी नागटिब्बा, चौथी महाभारत, ये चौथी महाभारत, और पांचवी ब्लैक माउंटेन। जो लघु हिमालय है इसकी कुछ और विशेषताएं हैं। एक तो लघु हिमालय में भारत के जितने भी पहाड़ी नगर है उनमें से सबसे ज्यादा जो पहाड़ी नगर है वह इस लघु हिमालय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। मसूरी है, नैनीताल है, रानीखेत है, और भी बहुत सारे पहाड़ी नगर यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के भी, उत्तराखंड के भी है, जम्मू कश्मीर के भी है। तो जितने भी पहाड़ी नगर है वो पहाड़ी नगर किस वाली श्रेणी में पाए जाते हैं? लघु हिमालय में पाए जाते हैं। और दोस्तों कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कौन कौन से स्टेट में कौन कौन सा पर्यटक स्थल या पहाड़ी नगर पाया जाता है, उसके लिए सेपरेट वीडियो अलग से मैंने बना रखा है। भारत के प्रमुख पहाड़ी नगर एवं पर्यटन स्थल के नाम से एक वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप उसको देखना। उसको आप एक बार देख लोगे तो इसका मतलब जितने भी पहाड़ी नगर है वो सारे आपको उसी वीडियो में याद हो जाएंगे। ट्रिक्स के माध्यम से वो सारे जो स्थान है वो मैंने याद करवा रखे हैं। तो आप यहाँ पर मैं पहाड़ी नगर नहीं लिखूंगा, वो आप उसमें से याद कर लेना। तो जो प्रमुख पहाड़ी नगर है वो इसी श्रेणी में पाए जाते हैं। दूसरी इसी श्रेणी में कश्मीर घाटी है, कुल्लू घाटी है, कांगड़ा घाटी है। कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, ये जो प्रमुख घाटियां हैं जम्मू कश्मीर की, हिमाचल प्रदेश की, वो सब की सब किसमें? लघु हिमालय में है। तो घाटी के नाम से कोई सी भी घाटी आ जाए इसका मतलब लघु हिमालय में है। लेकिन शिवालिक श्रेणी में भी कुछ घाटियां हैं, लेकिन वो घाटियों के नाम से नहीं जानी जाती। उन घाटियों को, जो लंबोत घाटियां हैं, उनको द्वार या दून के नाम से जाना जाता है। तो यदि घाटी के नाम से आती है तो इसका मतलब वो लघु हिमालय की घाटी है। तो कश्मीर घाटी जम्मू कश्मीर में है, और कुल्लू घाटी और कांगड़ा घाटी जो हिमाचल प्रदेश में है। तो ये सब लघु हिमालय के हिस्से है। तीसरी जो श्रेणी आती है इसकी, वो आती है शिवालिक श्रेणी। तीसरे नंबर की है शिवालिक श्रेणी। ये शिवालिक श्रेणी है, और शिवालिक श्रेणी को हम क्या कहते हैं? बाह्य हिमालय भी कहते हैं। तो यहाँ पर शिवालिक श्रेणी जो है, इसका जो निर्माण है, इसका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए तलछट से हुआ है। ये जो घाटी है ये बजरी, जलोढ़ और कंक्रीट से बनी हुई है। बजरी, जलोढ़ और कंक्रीट से ये श्रृंखला बनी हुई है। इसकी जो औसत चौड़ाई है इसकी 10 से 50 किलोमीटर, और इसकी औसत ऊंचाई वो है 900 से 1100 किलोमीटर। ये इसकी औसत ऊंचाई है। शिवालिक जो श्रेणी है, यहाँ पर शिवालिक का मतलब होता है शिव जी की जटा। तो ये भी आपको याद रखना है कि शिवालिक श्रेणी में शिवालिक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। निम्न हिमालय यानी जो मध्य हिमालय है और शिवालिक श्रेणी है, इसके बीच में कुछ लंबवत घाटियां पाई जाती है। तो इन घाटियों को कहाँ पाई जाती है? शिवालिक और निम्न हिमालय। निम्न हिमालय कहो या लघु हिमालय कहो या मध्य हिमालय कहो, एक ही बात है। तो शिवालिक और निम्न हिमालय के बीच पाई जाने वाली लंबवत घाटियों को दून कहते हैं। क्या कहते हैं? दून कहते हैं। और जो प्रसिद्ध दून है, जैसे देहरादून, पाटली दून, कोटली दून, तो ये लंबवत घाटियां ये जहां पर देहरादून, पाटली दून और कोटली दून जहां पर बसे हुए हैं, ये लंबवत घाटियां ही है और इनको दून के नाम से जाना जाता है। और वहां पर ही इनसे थोड़ा पूर्व में अगर हम चले तो इन पूर्व में इन्हीं घाटियों को द्वार के नाम से जाना जाता है। द्वार के नाम से जाना जाता है, जैसे हरिद्वार। तो हरिद्वार भी एक तरह की घाटी है जो पहाड़ों से घिरी हुई है। तो इस प्रकार से दून और द्वार के नाम से इनको जाना जाता है। तो ये तीन श्रेणियां अपनी हो चुकी है। हिमालय की तीनों श्रेणियां अपनी हो चुकी है, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी। अब इसके बाद जो हिमालय पर्वत है उसको प्रादेशिक रूप से भी विभाजित किया गया है।
अब दोस्तों यहाँ पर प्रादेशिक रूप से किस प्रकार से विभाजित किया गया है, ये चीज भी आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। प्रादेशिक रूप से जो विभाजन है वो प्रदेशों के हिसाब से है। प्रादेशिक रूप से मुख्य रूप से हिमालय पर्वत को किन किन भागों में बांटा गया है, यहाँ पर देखेंगे अपन। पहला जो भाग है हिमालय का, यहाँ से सिंधु नदी निकलती है, यहाँ से ये अपनी सतलज नदी निकलती है, ये सतलज नदी। सिंधु से सतलज तक का जो भाग है, ये पहला वाला सिंधु से सतलज तक का जो पहला भाग है, इसको हम पंजाब हिमालय कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, पंजाब हिमालय कहते हैं। और इस पंजाब हिमालय को हम कश्मीर हिमालय भी कहते हैं, और इसी को हम हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। तो जो पंजाब हिमालय है, नाम पंजाब हिमालय है, लेकिन इसका पंजाब से कोई संबंध नहीं है। यानी इसका मतलब है पंजाब के ऊपर वाला जो भाग है, जहां पर हिमालय बसा हुआ है, इसलिए इसका नाम पंजाब हिमालय रख दिया गया है। बाकी इसका पंजाब से कोई रिलेशन नहीं है। मुख्य रूप से जो है पंजाब हिमालय, ये कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश में फैला हुआ है, इसलिए इसको कश्मीर हिमालय भी कहते हैं और इसको हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। और कभी कभी पंजाब हिमालय के दो भाग भी कर दिए जाते हैं, एक कश्मीर हिमालय और एक हिमाचल हिमालय। तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो भाग है, इसको हम पंजाब हिमालय कहते हैं। पहला भाग हो गया अपने, कहाँ से, सिंधु से सतलज नदी तक। फिर उसके बाद सतलज नदी से काली नदी तक। जो काली नदी है हमारे उत्तराखंड से निकलती है, ये उत्तराखंड से निकलती है, तो ये यहाँ से निकलती है उत्तराखंड से, और फिर नेपाल और भारत की सीमा बनाकर इधर चली जाती है। तो ये यहाँ से अपनी काली नदी, ये काली नदी है। आगे जाकर ये शारदा नदी के नाम से जानी जाती है, फिर घाघरा नदी में मिल जाती है, और फिर घाघरा और ये मिलकर गंगा में मिल जाती है। तो ये गंगा की एक तरह से सहायक नदी है काली नदी। तो सतलज नदी से काली नदी के बीच का जो भाग है, यानी ये जो उत्तराखंड का भाग है, ये वाला उत्तराखंड का भाग, ये दूसरा भाग है हमारा, तो इसको हम कहते हैं कुमायूं हिमालय। इसको हम क्या कहते हैं, कुमायूं हिमालय। और इस कुमायूं हिमालय के जो पूर्वी भाग है, इसको हम गढ़वाल हिमालय भी कहते हैं। ये गढ़वाल हिमालय, ये गढ़वाल हिमालय। तीसरा जो भाग है ये नेपाल में फैला हुआ है, नेपाल से लेकर और ये सिक्किम तक का जो भाग है, ये नेपाल हिमालय में आएगा। तीसरा भाग आ जाएगा अपना नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय, हिमालय। और जो चौथा भाग है, ये काली नदी से, यहाँ पर सिक्किम में तीस्ता नदी है, ये तीस्ता नदी। तो काली नदी से तीस्ता नदी के बीच का जो भाग है, तीसरा नंबर हो गया। ये तीसरा नंबर नेपाल हिमालय। तो अगर कोई पूछे कि नेपाल हिमालय कौन सी दो नदियों के बीच में है, तो ये काली से तीस्ता नदी के बीच में। और फिर तीस्ता के बाद यहाँ पर जो ब्रह्मपुत्र नदी है, जो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, दियांग के नाम से जानी जाती है यहाँ पर। तो यहाँ पर आता है तीस्ता से दियांग के बीच में कौन सा हिमालय फैला हुआ है। तो चौथा नंबर का जो हिमालय है वो है हमारा असम हिमालय, ये असम हिमालय। तो ये जो असम हिमालय है, ये चौथे नंबर का, ये 4 नंबर मैंने यहाँ पर लगा दिए। ये पहला नंबर सिंधु से सतलज तक, दूसरा नंबर सतलज से काली तक, तीसरे नंबर का जो नेपाल हिमालय है वो काली नदी से तीस्ता नदी तक, और चौथा नंबर का जो असम हिमालय है, ये असम हिमालय, ये तीस्ता नदी से दियांग नदी तक फैला हुआ है। तो ये इसका प्रादेशिक विभाजन हो गया। अब इसमें से जो क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन आपको किस प्रकार से याद रखने हैं, ये चीजें हर चीज रटने की नहीं होती, ये समझने की चीजें हैं। यहाँ हमने देख लिया पंजाब हिमालय जो है वो कहाँ कहाँ फैला हुआ है, ये जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में फैला हुआ है। इसका मतलब हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड कोई भी चीज आ गई, कोई पर्वतीय नगर आ गया, वो आपसे पूछ रहे कौन से हिमालय में है, तो अगर आपको पता है कि पर्वतीय नगर कौन से जिले में है, तो आप बता दोगे कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश तो किस में आता है, पंजाब हिमालय में आता है। इसका मतलब ये स्थान भी कहाँ रहेगा, पंजाब हिमालय में रहेगा। जैसे अगर आपसे कोई पूछ ले कि जासकर श्रेणी हिमालय के कौन से भाग में है, तो ये किस में आ जाएगी, पंजाब हिमालय में आ जाएगी। अगर आपसे कोई पूछ लेता है धौलाधर श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी, तो पीर पंजाल श्रेणी भी किस में आएगी, कश्मीर हिमालय में, पंजाब हिमालय में आएगी। और ये धौलाधर श्रेणी भी इसमें आएगी। फिर अगर नाग टिब्बा श्रेणी पूछ ले आपसे, नाग टिब्बा श्रेणी हिमालय के कौन से भाग में है, तो ये दूसरे वाले भाग में आएगी, क्योंकि हमें पता है नाग टिब्बा श्रेणी कहाँ पर है,
उत्तराखंड में है, और ये उत्तराखंड में ही गढ़वाल हिमालय या कुमायूं हिमालय फैला हुआ है। कोई पूछ ले माउंट एवरेस्ट कौन से हिमालय में है, तो नेपाल हिमालय में है भाई। हाँ, इसमें एक चीज और आपको देखनी है, जो नेपाल की 4 पर्वत चोटियां हमने पढ़ी थी वो सारी की सारी नेपाल हिमालय में आएगी, प्लस ये जो यहाँ पर हमने कंचनजंगा जो चोटी पढ़ी थी, कंचनजंगा, नेपाल हिमालय कहाँ तक फैला हुआ है, अभी मैंने बताया नेपाल तक नहीं, ये तीस्ता नदी तक फैला हुआ है। तीस्ता नदी कहाँ है, सिक्किम में है, इसका मतलब सिक्किम वाला भाग भी नेपाल हिमालय में ही आ रहा है। तो ये चीज आपको विशेष ध्यान रखनी है, सिक्किम में कंचनजंगा पर्वत चोटी है जो नेपाल हिमालय में ही आती है तो सिक्किम में, लेकिन किसमें आती है, नेपाल हिमालय में आती है, क्योंकि सिक्किम का जो भाग है वो नेपाल हिमालय में आ रहा है। ऐसे अरुणाचल प्रदेश की कोई भी चीज आती है तो वो किसमें आ जाएगी, असम हिमालय में आ जाएगी। नामचा बरुआ पर्वत श्रृंखला हिमालय की कौन सी श्रृंखला में है, तो किसमें आ जाएगी, असम हिमालय में आ जाएगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो भाग है वो क्या है, असम हिमालय है। ऐसे ही बहुत सारे पहाड़ी नगर है, पहाड़ी नगर अगर आपको पता है कि कौन सा पहाड़ी नगर कौन से स्टेट में है, तो आप आराम से बता पाओगे कि वो कौन से हिमालय में है। स्टेट पता है तो ये समझ लो आपको इनमें से कोई सा विभाग पता है। तो स्टेट के लिए ऑलरेडी हमने वीडियोस बना रखे हैं, पहाड़ी नगरों के भी बना रखे हैं, दर्रों के भी बना रखे हैं, या दर्रों से संबंधित भी क्वेश्चन आते हैं, नदियों के भी बना रखे हैं। कौन गंगा नदी कौन से हिमालय से निकलती है, तो ये वीडियो बने हुए हैं। नदियों के उद्गम वाले वीडियो बने हुए हैं, नदियों पर बांध बने हुए हैं उनके वीडियो बने हुए हैं, और वो भी वीडियो इस प्रकार की ट्रिक्स के साथ बने हुए हैं कि एक बार वीडियो देख लिया तो इसका मतलब वो कंप्लीट आपको याद हो जाएंगे। तो दोस्तों वैसे वीडियो बहुत लंबा हो गया है, लेकिन लास्ट में जाते जाते एक और चीज है, मेरा आज उद्देश्य था कि आज हिमालय वाले टॉपिक को पूरा करना ही है, लेकिन छोटा करते करते भी बड़ा हो ही गया, क्योंकि ये वो इम्पोर्टेंट चीज है जो अधिकतर एग्जाम्स में आती रहती है, तो इनको छोड़ना ठीक नहीं था। तो दोस्तों हिमालय का जो ये प्रादेशिक विभाजन है, एक हिमालय का क्षैतिज विभाजन है। क्षैतिज विभाजन में हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। तो ये 3 भाग लास्ट में आपको और याद रखने हैं। पहला जो भाग है हिमालय का क्षैतिज विभाजन में वो है पश्चिम हिमालय, पश्चिम हिमालय, दूसरा है मध्य हिमालय, मध्य हिमालय, और तीसरा है पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय। ये हिमालय का क्षैतिज विभाजन है। अब अगर मध्य हिमालय की बात आती है और पूर्वी हिमालय की बात आती है, तो मध्य हिमालय और नेपाल हिमालय एक ही है। एक चीज आप याद रखना, अगर कोई चीज नेपाल में है तो वो मध्य हिमालय में भी है, बस ये चीज हमें याद रखना। और नेपाल हिमालय कहाँ से कहाँ तक है, नेपाल हिमालय काली नदी से यहाँ पर तीस्ता नदी तक है। अगर नेपाल हिमालय काली से तीस्ता नदी तक है तो मध्य हिमालय भी काली से तीस्ता नदी तक ही है। फिर इधर असम हिमालय कहाँ से कहाँ तक है, असम हिमालय तीस्ता से दिहांग नदी के बीच है। तो पूर्वी हिमालय भी जहां असम हिमालय है वहीं पूर्वी हिमालय है, जहां असम हिमालय है वहीं पूर्वी, यानी यूं मान लीजिए आप कि पूर्वी हिमालय को असम हिमालय कहते हैं और मध्य हिमालय को नेपाल हिमालय कहते हैं। लेकिन जो पश्चिमी हिमालय है, इस पश्चिमी हिमालय में यहाँ पर जो पहला वाला भाग और दूसरा वाला भाग दोनों शामिल हो जाते हैं। यानी पश्चिमी हिमालय में पंजाब हिमालय और गढ़वाल हिमालय, जिसको हम कुमायूं हिमालय भी कहते हैं। तो पश्चिमी हिमालय में क्या आ जाता है, पंजाब हिमालय, ये हिमालय प्लस कुमायूं हिमालय, हिमालय। तो ये दोनों भाग किसमें आ जाते हैं, पश्चिम हिमालय में आ जाता है। तो इसका हिमालय का क्षैतिज विभाजन हो गया, पश्चिम हिमालय, मध्य हिमालय और पूर्वी हिमालय। पश्चिम हिमालय में क्या आता है, एक तो पंजाब हिमालय आ जाता है, एक कुमाऊं हिमालय आ जाता है। मध्य हिमालय में क्या आता है, नेपाल हिमालय आता है केवल, और पूर्वी हिमालय में क्या आता है, केवल असम हिमालय आता है। इसके बाद जो पूर्वोत्तर की पहाड़ियां थी उनकी कुछ विशेषताएं थी, तो शायद मैंने उसी टाइम बता दी हो। वैसे भी वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। ये हमारा उत्तर का पर्वतीय प्रदेश का जो वीडियो है वो कंप्लीट हो चुका है।
नेक्स्ट वीडियो हम लेंगे उत्तर का विशाल मैदान वाला। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो उत्तर का विशाल मैदान वाला हम लेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको चीज़ें समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारी जो ट्रिक्स वाली वीडियो है उनको एक बार ज़रूर देखिए आप, क्योंकि उनसे आपको बहुत बहुत हेल्प मिलेगी। तो आप उनको ज़रूर देखना। और साथ ही साथ जो डिटेल्स वाले जो वीडियो है, जो अवबोध वाले जो वीडियो है, वो भी लगातार हमारे चलते रहेंगे। ट्रिक्स वाले भी लगातार हमारे चलते रहेगी। साथ ही साथ हमारे मैथ्स की सीरीज भी चल रही है। तो मैथ्स, अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो आप मैथ्स के लिए भी हमारी वीडियो देख सकते हो। और मैथ्स की जो सीरीज हमारी चल रही है वो क्रम से चल रही है। पहली चीज़, सिंपल से कठिन की ओर हम चलते हैं। दूसरी चीज़, एक एक टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं, ऐसे बीच बीच में से छोड़ छोड़ के नहीं कर रहे, एक एक टॉपिक को कवर कर रहे हैं। एक टॉपिक कंप्लीट पूरा हो जाता है, उसके बाद सेकंड वाला टॉपिक हम लेते हैं। तो इससे आपकी जो तैयारी है वह क्रमशः होगी, और साथ ही साथ सिंपल से कठिन की ओर ले रहे हैं, तो आपको समझने में भी आसानी रहेगी। तो आप मैथ्स वाले वीडियो भी ज़रूर देखिए, लेकिन शुरुआत से देखिए, सभी वीडियो को देखिए। कोई सा भी टॉपिक है तो कम से कम एक टॉपिक को अगर आप ले रहे हैं तो उसका टॉपिक का नंबर 1 वीडियो से ही देखना स्टार्ट कीजिए, तब जाके आपको आगे की चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगी। तो दोस्तों, अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना। वैसे आजकल सब्सक्राइब करना और लाइक करना एक बहुत मेहनत का काम होता है। जब गले तक आ जाती है तभी लोगों के यहाँ से बटन दबता है। तो अब देख लेना, अगर गले तक आ जाए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।